हेलो वेल, ग्लोबल साउथ ये वर्ड लगातार आपको पिछले 1 साल से सुनने को आ रहा है। पहले हमने देखा बाली सम्मेलन 2022 में, फिर जनवरी 2023 में ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को लेकर। उसके बाद हमने यहां पर ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में इस मुद्दे वर्ड को सुना, ग्लोबल साउथ, और वर्तमान समय में G20 में भी हमें ग्लोबल साउथ सुनने को मिला। ये मुद्दा क्या है क्या ये ग्लोबल साउथ? क्यों लगातार इसमें चर्चा का विषय है? क्यों भारत को यहां पर इसके एक लीडर के तौर पर देखा जा रहा है? और ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ का यहां पर इस मुद्दे को आज हम इस टॉपिक में समझने जा रहे हैं। समझेंगे ये मुद्दा क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, भारत यहां पर अपनी उसकी देखा जाए तो इसका एक वैश्विक लीडर कैसे यहां पर बन रहा है, और ग्लोबल साउथ को यहां पर एक इतनी प्राथमिकता देने के पीछे की असली वजह क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं इस ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ के मुद्दे को और भारत के लिए इसकी अहमियत। जैसे कि हमने कहा, चर्चा में लगातार आपको पिछले कुछ समय से ग्लोबल साउथ का यह मुद्दा बना हुआ है और इसकी चर्चा जो होती है हाल फिलहाल नहीं हुई है। G20 यहां पर इसका एक माध्यम बना जहां पर भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान यहां पर बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार का जो एक मुद्दा रहा है, उसी के तहत G20 के में भी यहां पर साउथ के एक लीडर के तौर पर खुद को प्रस्तुत करने में अफ्रीकी संघ को यहां पर एक नए सदस्य बनाया, और इसके साथ ही G20 में यहां पर एक प्रस्ताव रखा जिसके माध्यम से G20 में अफ्रीकी संघ को एक स्थायी सदस्यता मिली और G21 बन गया G21। और यहीं से ग्लोबल साउथ को एक प्राथमिकता और भी ज्यादा मिलने लगी और यहां पर चर्चा का विषय बना। लेकिन यह घटनाक्रम इससे पहले भी चर्चा रहा। इससे पहले देखें तो ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में भी भारत ने ग्लोबल साउथ की चुप को लेकर यहां पर चर्चा की। उससे पहले हम देखें तो वैश्विक दक्षिणी देशों की आवाज के तौर पर जनवरी 2023 में एक 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट यहां पर 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, और जिसकी थीम रखी गई थी आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। और इसके माध्यम से देखा जाए तो ग्लोबल साउथ को लगातार एक प्राथमिकता मिली है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ये ग्लोबल साउथ का मुद्दा यहां पर है कैसा, और ये ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, ग्लोबल नॉर्थ का मतलब है ऐसे देश यहां पर जो मोटे तौर पर आपको देखा जाए तो विकसित हैं। अब विकसित होने के साथ साथ यहां पर आपको देखा जाए जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, मजबूत है, आर्थिक सामाजिक तौर पर आपको ज्यादा बेहतर स्थिति में है, उनको यहां पर हम ग्लोबल नॉर्थ कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मोटे तौर पर कौन कौन से देश आते हैं आप यहां पर देख सकते हैं। एक लाइन आपको ग्राफ के माध्यम से मैं उन देशों के बारे में इसमें समझाता हूं। इसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आते हैं, जबकि ग्लोबल साउथ में अगर हम देखें तो एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देश आपको शामिल हैं, और इसको हम यहां पर देख सकते हैं। ये एक रेड लाइन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें आपको नॉर्थ अमेरिका है जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, यहां पर आपको आइसलैंड, ग्रीनलैंड, पूरा आप कह सकते हैं यूरोप है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी है, यहां पे आपको रशिया है, यहां आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, और न्यूजीलैंड के देश आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर ये आपको जितना येलो कलर में है ये ग्लोबल नॉर्थ की अवधारणा है, जबकि ग्लोबल साउथ की अवधारणा को अगर हम देखें तो इसमें आपको साउथ अमेरिकन कंट्रीज आती हैं, इसमें पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, अरब प्रायद्वीप यहां पर देखने को मिल रहा है, इसमें आपको एशिया, आसियान के देश भी मिल रहे हैं, चाइना भी इसमें आपको आता है। ठीक है, तो यहां पर आपको पूरे के पूरी यहां पर इसे हम ग्लोबल साउथ की अवधारणा यहां पर कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो इन देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल के संकेतक को यहां पर काफी समानताएं अर्थात एक जैसी हैं। कहीं पर आपको ग्लोबल नॉर्थ में जहां अच्छी शिक्षाएं हैं, स्वास्थ्य अच्छे यहां पर हैं, सामाजिक कह सकते हैं जो संकेत हैं वो काफी उच्च मानक प्रदर्शित करते हैं, वहीं पर विकासशील देशों में ये आपको देखा जाए तो निम्न है। भारत और चीन जैसे कुछ दक्षिणी देश पिछले कुछ दशकों में यहां पर आर्थिक रूप से तेजी से जरूर यहां पर विकसित हुए हैं। कई एशियाई देशों के द्वारा हासिल की गई प्रगति को विचार को चुनौती देने के रूप में भी यहां पर देखा जाता है कि उत्तरी देश ही यहां पर आदर्श देश नहीं है, बल्कि यहां पर विकासशील देशों में भी वो स्थिति आपको बेहतर हुई है। लेकिन फिर भी ग्लोबल साउथ की इस आवाज को यहां पर लगातार प्राथमिकता मिली है, और कहीं ना कहीं भारत ने यह मोर्चा यहां पर संभाला है। तो आइए अब समझते हैं इस पूरे मुद्दे को, ग्लोबल साउथ का यह पूरा मुद्दा क्या है। देखिए, इसका परिचय मैं आपको कराता हूं। सबसे पहले देखिए, ग्लोबल साउथ जो है ये एक उन देशों से
से मतलब होता है जिन्हें अक्सर हम विकासशील कहते हैं, या फिर आपको कह सकते हैं कम विकसित हैं, या फिर हम अल्प विकसित जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अविकसित जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उनको हम ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साथ ही साथ एशिया के, आपके दक्षिण एशिया के मूल रूप से देश आते हैं। ग्लोबल नॉर्थ को हमने देखा जहां पर आपको ज्यादा बेहतर उच्च आय की स्थिति है, उच्च शिक्षा है, आपकी स्थिति है, स्वास्थ्य की यहाँ पर बेहतर सुविधाएं हैं, गरीबी की चीज़ें कम वहाँ पर हैं, आय समानता स्थिति, ये सारी चीज़ें आपको देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, उन्हें हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं। ग्लोबल नॉर्थ अधिक समृद्ध है, ज़्यादातर आपको अमेरिका, यूरोप जैसे देश में आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक समानताएं हैं, भू राजनीतिक और आर्थिक समानताएं मूल रूप से आपको ग्लोबल नॉर्थ में एक तरीके की और ग्लोबल साउथ में एक तरीके की देखने को मिलती हैं। जैसे क्या, जैसे ग्लोबल साउथ को अगर हम देखें, इसमें भौगोलिक परिभाषा बेसिकली आपको रखा जरूर गया है, लेकिन इसके यहाँ पे कोई विशिष्ट भौगोलिक परिभाषा नहीं है। ये मूल रूप से राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, भू राजनीतिक और आर्थिक समानताओं का यहाँ पे संयोजन के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। ग्लोबल साउथ में देखा जाए तो साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक शासन का इतिहास यहां पर रहा है, अर्थात ज्यादातर देश पिछले वर्षों में देखा जाए, पिछले कई सालों पहले से अगर हम देखें तो इनमें किसी न किसी यहां पर देश का यहां पर शासन पहले से रहा था। विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में स्पष्ट है। इतिहास के विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भीतर वैश्विक केंद्र और परिधि में देखा जाए तो बीच के संबंधों के दृष्टिकोण को यहां पर अपनाया जाता है, जहां पर ग्लोबल नॉर्थ साउथ की अवधारणा को हमें देखने को मिलती है। अर्थात एक तरीके की पृष्ठभूमि वाले देशों, एक तरीके की सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले देशों का एक समूह यहां पर हमें देखने को मिलता है, ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ का मुद्दा। इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक आपने वर्ड सुना होगा थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया। आज इसी थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया से हम इसे ग्लोबल साउथ तक की यहां पे सफर को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ग्लोबल साउथ को सबसे पहली बार यहां पर 1996 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेसबी के द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया गया था। कार्ल ओग्लेसबी के द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया गया। 1900 यहां पर देखा जाए तो 91 सोवियत संघ के विघटन के बाद इसमें तेजी आई। दूसरी यहां पर दुनिया के यानी कि सेकेंड वर्ल्ड के संदर्भ में यहां पर आपको देखा जाए इसके अंत के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद पूर्व विकासशील देशों के आमतौर पर तीसरी दुनिया कहा गया और 1952 में अल्फ्रेड सॉबी के द्वारा यहां पर देखा जाए तो इस वर्ड को, अर्थात थर्ड वर्ल्ड की दुनिया, ये शब्द जो दिया गया था वो अल्फ्रेड सॉबी के द्वारा 1952 में दिया गया। देखा जाए तो इस शब्द का मतलब था कि गरीबी, अस्थिरता, पश्चिमी मीडिया के द्वारा प्रचारित नकारात्मक रूढ़िवादिता से संबद्ध यहां पर एक धारणा थी थर्ड वर्ल्ड की दुनिया। और वर्तमान समय में देखें जो ग्लोबल साउथ का यहां पर शब्द का यहां पर ये ज्यादा कहीं तटस्थ और विकल्प के तौर पर इसे प्रयोग किया जा रहा है। ग्लोबल साउथ का मतलब यहां पर उन देशों से है, जैसे अभी हम देखा, विकासशील, कम विकसित देश या फिर अविकसित हैं, और मुख्य रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देश में शामिल हैं। वहीं ग्लोबल नॉर्थ में हमने देखा कि यहां पर आपको इनकी तुलना में इन देशों में उच्च स्तर की गरीबी, आय समानता और जीवन स्थितियां आपको चुनौतीपूर्ण है। ज्यादातर आपको ग्लोबल साउथ के देशों में आपको गरीबी ज्यादा देखने को मिलेगी, आय की असमानता ज्यादा देखने को मिलेगी, नौकरी इत्यादि यहाँ बेरोजगारी की स्थिति आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ग्लोबल नॉर्थ जो है वो ज्यादा समृद्ध, बेहतर स्थिति में है ग्लोबल साउथ की अवधारणा के विपरीत। अब थोड़ा समझते हैं कि वर्तमान में जो ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, ये यहां पर और भी ज्यादा यहां पर देखें तो किस तरीके से आपको बेहतर है या किस तरीके से ज्यादा यहां पर आपको प्रभावशाली होती है। सबसे पहले यहां पे आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में बदलाव के तौर पर यहां पर इसे हम कैसे देखते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में बदलावों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ग्लोबल साउथ में कई दशकों के धन और राजनीतिक परिस्थितियों में कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं, जिसके कारण यहां पर इन देशों में तेजी से आर्थिक विकास भी हुआ है, जिसमें चाइना और भारत यहां पर विशेष रूप से आपको देखने को मिलते हैं। और इसके कारण आप अटलांटिक से एशिया प्रशांत क्षेत्र में संपत्ति में बदलाव की पहचान भी यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा अनुमान ये भी कहते हैं कि 2030 तक यहां पे 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो होंगी, उनमें से 3 जो होंगी वो ग्लोबल साउथ में यहां पर आपको होंगी, जिसमें चीन और भारत जो होंगे वो 2 सबसे बड़े देशों के तौर पर यहां पर आपको ग्लोबल साउथ में यहां पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपको शामिल होंगी। इसके अलावा ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद देखा जाए पहले से ही G7 देशों से यहां पर अधिक हो चुका है। एक तरीके से यहां पर देखा जाए तो G7 जो कि विकसित देशों का समूह है, और यहां पर दूसरी तरफ हम देखें आपको ब्रिक्स जो है वो विकासशील देशों का समूह है। तो विकासशील देशों की यहां पे आर्थिक स्थिति आपको सकल GDP जो है वो विकसित देशों से भी बेहतर है। इसके अलावा
चीन, सऊदी अरब, ब्राजील जैसे ग्लोबल साउथ के राजनेता तेजी से वैश्विक मामलों में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। तो जिस तरीके से यहां पर हमने देखा कि अभी ब्रिक्स का विस्तार हुआ, 6 नए देश में शामिल हो गए, उसके बाद यहां पर देखा जाए तो ये देश और भी ज्यादा एक समिट यहां पर एक ग्रुप के तौर पर प्रभावशाली होते हैं। भू राजनीतिक प्रभाव को भी मैं आपको समझाता हूं कि कैसा यहां पे एक भू राजनीतिक प्रभाव है वर्तमान समय में। चलिए देखते हैं ग्लोबल साउथ की आप आर्थिक राजनीतिक शक्ति अगर हम देखें तो वैश्विक भू राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डालती है। आज वर्तमान समय में आप भारत को देखिए, भारत आज जिस तरीके से G20 का यहां पे आयोजन किया और जिस तरीके से यहां पर इस चुनौतीपूर्ण स्थितियों में इस समिट को यहां पर सफलतापूर्वक किया, वो उसकी यहां पर शक्ति के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। चाइना ऑलरेडी देखा जाए तो विश्व स्तर पर यहां पर अपने आप को प्रूव कर चुका है और एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर स्थापित हो चुका है। और यह दिखाता है कि वैश्विक भू राजनीति में भारत, चाइना जैसे दो देश हैं जो ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आते हैं, एक बड़ी भूमिका यहां पर निभाने वाले हैं। इसके अलावा इसे एशियाई सदी भी कहा जाने लगा है क्योंकि भारत और चाइना जो हैं वो विश्व को यहां पर आर्थिक, राजनीतिक और हर तरीके से यहां पर दिशा प्रदान करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड की यहां पर चर्चा हुई जिसमें ग्लोबल साउथ का प्रभाव ग्लोबल नॉर्थ के ऐतिहासिक प्रभुत्व को यहां पर चुनौती दे रहा है। अर्थात अब यहां पर देखा जाए तो ग्लोबल नॉर्थ के देश भी यहां पर ग्लोबल साउथ देशों पर डिपेंडेंसी होने वाली है और जिसके कारण यहां पर कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ जैसे शब्द को और भी प्राथमिकता मिलती है। उसके बाद विश्व मंच पर अगर हम देखें, विश्व मंच पर ग्लोबल साउथ की बढ़ती मुखरता प्रभाव को दर्शाती है जिसमें यहां पर लगातार ग्लोबल साउथ जैसे देशों को मिलती प्राथमिकता इस बात का यहां पर संकेतक है। इसके अलावा आमतौर पर ग्लोबल नॉर्थ जैसे देश यहां पर उतने प्रभावशाली जो हैं वो पहले से उनकी आर्थिक स्थिति और विकास उतना तेजी से नहीं हो रहा है। लगातार अगर हम कई यहां पर चाहे आपको जीडीपी का आकलन देखें तो चाहे यूरोप, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, अमेरिका में यहां पे ग्रोथ उतनी फास्ट तरीके से नहीं हो रहा। वहीं ग्लोबल साउथ के देशों की अगर हम बात करें, चाहे ब्राजील हो, दक्षिण अफ्रीका हो, भारत हो, चाइना हो, यहां पे चाइना की जरूर यहां पे गिरावट आई लेकिन फिर भी अन्य देशों के मुकाबले उसकी यहां पर ग्रोथ रेट यहां पर अच्छी है। इसके अलावा आसियान को देखें तो यहां पर आर्थिक स्थिति तेजी से विकास होती हुई देखी जा सकती है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ के मुकाबले ग्लोबल साउथ की भू राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां कहीं पहले से ज्यादा यहां पर प्रभावशाली हो चुकी हैं। यदि देखा जाए तो आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना इसमें करना पड़ेगा, जैसे कि हरित ऊर्जा कोष यहां पे जारी करना, जिसके लिए आपको यहां पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको फंडिंग चाहिए होगी ताकि वैश्विक उत्तरी देशों को उच्च योगदान के बावजूद हरित ऊर्जा के वित्त पोषण के भुगतान की यहां पर उपेक्षा एक बड़ी समस्या है। ग्लोबल यहां पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तेजी से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जहां पर उत्तरी देशों का आपको सहयोग चाहिए होगा ग्लोबल साउथ को। इसके अलावा रूस यूक्रेन के प्रभाव के कारण भी राजनीतिक स्तर पे एक अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भोजन या और अनाज के यहाँ पे दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऊर्जा यहाँ पर महंगी हुई है और इसके कारण विकास की जो संभावनाएं हैं वो जरूर चिंता का सबब बनती हैं। इसके अलावा चीन का एक हस्तक्षेप भी आपको लगातार एक समस्या खड़ी करता है ग्लोबल साउथ में, क्योंकि चीन और भारत का यहाँ पे सामंजस्य नहीं है, दोनों के बीच तनाव है और भारत लगातार यहाँ पर देखा जाए अपने आप को वर्ल्ड लीडर के तौर पर चीन से कहीं ज्यादा प्रभावशाली देश के रूप में स्थापित करने में सफल रहा है। वैश्विक देशों में ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत को ज्यादा चाइना से यहां पे प्राथमिकता मिली है और इस चीज के कारण यहां पर देखा जाए तो चीन भारत के साथ यहां पे सामंजस्य नहीं बिठा पाता। भारत चीन सीमा विवाद भी यहां पर एक बड़ा कारण इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अमेरिकी आधिपत्य भी यहां पर आपको एक अभी भी देखा जाए तो अमेरिका एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर विश्व में अपनी धाक को जमाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी भी कई लोगों के द्वारा बहुध्रुवीय विश्व के संदर्भ में मान्यता देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी अमेरिका को देखा जाए तो केवल अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सिर्फ अमेरिका के दखल से मामले यहां पर सॉल्व हो जा रहे हैं। अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वैश्विक वित्तीय बाजारों पर उसकी पर्याप्त पहुंच है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर उसकी एक पहुंच है, डॉलर जो होता है वो लगातार देखा जाए तो कई देशों की आरक्षित मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व में यहां पर होता है और डॉलर के कारण यहां पर आपको बाजार व्यापार लेन देन में एक बड़ा प्रभाव यहां पर डालने में सक्षम है। इसके अलावा संसाधनों तक आपकी अपर्याप्त पहुंच की समस्या है, जिसमें हम देखें तो ग्लोबल साउथ के संदर्भ में एक स्थिति का अगर आप देखें तो जो विकासात्मक लक्ष्य प्राप्त करने हैं उसके लिए आपको जो संसाधन चाहिए होंगे वो आपके पास ग्लोबल साउथ के पास अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं, क्योंकि ज्यादातर विकासशील या अविकसित देश हैं जिनके पास पूंजी, अन्य विकसित आपको जो मशीनरी और अन्य यहाँ पे जो स्किल्ड चाहिए वो यहाँ पर आपके पास नहीं है। इसके अलावा औद्योगिकरण की शुरुआत से ही उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में देखा जाए तो ये लगातार आपको ज्यादा बेहतर है नॉर्थ और बजाय आपके साउथ के। उसके बाद कोविड-19 का प्रभाव भी देखा जाए तो इस पर विशेष रूप से डालता है, जिसने कोविड-19 की महामारी ने मौजूदा जो विभाजन को और ज्यादा बढ़ा दिया। कई देशों में महामारी के शुरुआती चरणों से निपटने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा और सामाजिक और
व्यापक आर्थिक प्रभावों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ग्लोबल साउथ के लिए यहाँ पर स्थिति जो थी वो मजबूत होने के बजाय उनके लिए और भी बड़ी समस्या यहाँ पर क्रिएट कर गई। अर्जेंटीना और मिस्र से लेकर पाकिस्तान, श्रीलंका, कई देशों की घरेलू अर्थव्यवस्थाएं लगातार यहां पर आपको कमजोर होती हैं, जो कि ग्लोबल साउथ के को यहां पर थोड़ा सा कमजोर करती हुई दिखाई देती हैं। फिर भी ग्लोबल साउथ के लिए भारत की यहां पर इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों यहां पर लगातार भारत इसमें निवेश कर रहा है और एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर खुद को स्थापित करने में वहां पर किस तरीके से इसका प्रयोग कर सकता है। सबसे पहले देखें तो जनवरी 2023 में भारत ने यहां पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा विकासशील देशों का समर्थन करना और उनकी 5 पहलों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। दूसरा, हाल ही में यहां पर G20 के समिट में जिस तरीके से उन्होंने पूरे अफ्रीकी संघ को यहां पे मान्यता प्रदान की, एक तरीके से स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता दी। ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विकास समाधान, सर्वोत्तम प्रथाओं का शोध करना, विकासशील देशों में से लागू करना, यह भारत के एक वैश्विक लीडर के तौर पर एक बड़ी पहल यहां पर। साथ ही ग्लोबल साउथ साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञता को यहां पर अन्य देशों के साथ साझा करके, अपने नॉलेज को साझा करके, उनको सहायता देकर, अपने आप को जैसे एक बड़ा भाई होता है कि अपने छोटे भाई को जो भी जानकारी उसके पास है साझा करता है, तो इस तरीके से यहां पर एक लीडर के तौर पर यहां पर भारत कर रहा है। इसके अलावा आरोग्य मंत्री परियोजना प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों में प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक यहां पर चिकित्सा आपूर्ति भी प्रदान करता है। जैसे कोविड-19 के समय में भारत सरकार के द्वारा कई देशों को यहां पर वैक्सीन की यहां पर आपूर्ति की गई। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम विदेश मंत्रालयों के युवा अधिकारियों को यहां पर आपस में जोड़ने का काम करेगा और ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप विकासशील देशों के छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा के अवसर यहां पर प्रदान करेगा। तो ये सारी यहां पर पहल जो है भारत के द्वारा ग्लोबल साउथ के संदर्भ में की जा रही हैं और ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल साउथ को एक वैश्विक मंच पे अपने आप को यहां पर न सिर्फ दिशा देने का प्रयास कर रहा है, बल्कि खुद से लीड भी यहां पर कर रहा है, जो कि इसे एक वैश्विक लीडर बनाने में, यहां पर भारत को एक प्रभावशाली लीडर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आज के सत्र में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।